हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हमने क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ानी मैंने शुरू की है एनसीईआरटी की। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें और अच्छे से क्या पढ़ना है। तो आपको लाइन टू लाइन आपको समझाऊंगी मैं, तो मेरे साथ बनी रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो देखिए, क्विक रिकैप कर लेते हैं हम सबसे पहले कि हमने क्या पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज़ अ लाइफ प्रोसेस हमने लास्ट में पढ़ा था। लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा था कि आप चीज़ों को कैसे समझ पाते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं है। तो हमने पढ़ा था, इफ़ वी टेक ब्रीथ, अगर वो सांस ले रहे हैं, अगर वो सांस लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि अलाइव हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम अलाइव हैं। जो सांस नहीं लेता उसे हम जिंदा नहीं मानते। उसने बोला था कि व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो प्लांट्स के बारे में हम इसके आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे। सब चीज़ के बारे में प्रोसेस में पढ़ा था। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस प्रोसेस होती रहती है। मेंटेनेंस प्रोसेस होती रहती है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि चाहे वो सो रहे हों, जग रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उनकी बॉडी वर्क नहीं कर रही है तो भी हमारी बॉडी में मेंटेनेंस प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, इसी को हम एक तरीके से लाइफ प्रोसेस भी बोलते हैं। तो दोबारा से अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं। द मेन फंक्शन, व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो मेंटेनेंस फंक्शन, एज ए मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीवित ऑर्गेनिज्म है मस्ट गो ऑन, वो चलती रहती है। इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर, अगर वो कोई भी कार्य, कोई भी पर्टिकुलर थिंग नहीं कर रहे हो। इवन वी आर जस्ट सिटिंग, या तो वो बैठे हो, जस्ट सिटिंग इन द क्लासरूम, एंड वी आर जस्ट सिटिंग अस्लीप, या फिर सो रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है विच टुगेदर परफॉर्म, जो कि एक साथ वर्क कर रही होती है इस मेंटेनेंस जॉब के लिए, आर द लाइफ प्रोसेस, वो हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाता है कि व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, ये पूरी 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। जो मेंटेनेंस प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही होती है, व्हेन दे आर स्लिप, व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो जो मेंटेनेंस जॉब गो ऑन, दिस जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म, जो कि एक साथ मेंटेन कर रही होती है इस जॉब को, आर द लाइफ प्रोसेस। मैंने एग्जांपल्स आपको दिया था, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये जो लाइफ प्रोसेस होती है इन सभी को बचाए रहे, जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, उसको प्रिवेंट करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए डैमेज से, ब्रेक डाउन से। और इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप इन ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस जॉब आपकी चलती रहेगी। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो मेंटेनेंस जॉब बहुत कम वर्क करती है। जैसे कि विदाउट खाने के आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते, तो खाने से आपको क्या मिलती है, एनर्जी। वही हमारी प्रोसेस, सारी की सारी चीज़ें बॉडी में चलती रहती है, वही हमें ग्रो करती है, खाना ही हमें ग्रो करता है। वो हमें बढ़ाता है, हमारे हाथ पैर बढ़ते हैं, हमें एनर्जी बढ़ती है, हमारी नर्वस सिस्टम में हमारी जो वो है, बुद्धि है, वो बढ़ती है, विजडम है, किस चीज़ को सोचने की शक्ति मिलती है, समझने की शक्ति मिलती है। ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे खाने से होती हैं। और इस न्यूट्रिशन को, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, अलग अलग सोर्सेज, क्योंकि हम लोग क्या है, अलग अलग सोर्स का यूज़ करते हैं फूड रिसोर्सेज के रूप में। और ये देखिए लाइन में लिखा हुआ है, सिंस द लाइफ ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल, जो भी धरती पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फूड पार्टिकल्स के रूप में मिलते हैं, वो सारे हमारे कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो डिपेंडिंग, इसी कॉम्प्लेक्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट कार्बन सोर्स के कारण ही जो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन प्रोसेस उनकी होती है। जैसे अमीबा क्या है, सिंगल सेल होता है, तो सिंगल सेल है तो वो सारा खाना पीना सब एक ही अपने सेल से करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ तक मैंने कल छोड़ा था। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन है आपकी क्या, द आउटसाइड सोर्स ऑफ द एनर्जी। जो आउटसाइड सोर्स होती है एनर्जी की, कुड बी क्वाइट वेरिड। जो आउटसाइड, मैंने क्या, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, जो कि आप बाहर से एनर्जी लेते हैं,
कुड बी क्वाइट वेरिड, वो वेरिड बदलती रह सकती है, सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो एनवायरमेंट होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, अंडर कंट्रोल नहीं होता अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। ऐसा थोड़ा ना है कि हमारे अकॉर्डिंग एनवायरमेंट चले, नहीं होता ना ऐसा। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अपने अकॉर्डिंग चलता है, हम ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो दी सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी, तो यही सोर्स ऑफ एनर्जी होती है देयरफॉर टू नीड टू बी ब्रोकन, जिसको आवश्यकता होती है तोड़ने में या फिर जोड़ने में, बिल्ड करने में, बनाने में अप इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और फाइनली कन्वर्ट करती है यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी को दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, जो कि यूज की जाती है अलग अलग मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए, नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर, जो कि आवश्यक होते हैं मेंटेन करने के लिए लाइफ स्ट्रक्चर को, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन सभी प्रकार के मॉलिक्यूल्स को द बॉडी नीड्स टू ग्रो, जिनसे हमारी बॉडी ग्रो होती है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जो आउटसाइड एनर्जी होती है, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी का मेन प्रोडक्ट क्या है? फूड। और हमने पढ़ा है कि जितने भी फूड होते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं, सारे के कार्बन बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए न्यूट्रिशनल प्रोसेस हर किसी की ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है। तो इस सारी एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? आउटसाइड लेते हैं, क्योंकि हम विटामिन भी आउटसाइड लेते हैं, प्रोटीन भी आउटसाइड लेते हैं, और विटामिन भी, जितने भी चीज़ें हैं वो आउटसाइड लेते हैं। हमारी बॉडी में इनसाइड कुछ नहीं होता, पानी भी हम आउटसाइड से ही पीते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं आउटसाइड, जो एनर्जी प्रोसेस हैं, वो कुड बी क्वाइट वेरिड, वो अलग अलग टाइप से हो सकती है, क्योंकि सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो अंडर कंट्रोल नहीं है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। हम अपने अकॉर्डिंग एनवायरमेंट को नहीं चलाते, एनवायरमेंट हमें अपने अकॉर्डिंग चलाता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम चलते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर ठंडे है तो हम गरम गरम चीज़ों को खाएंगे, अगर ज़्यादा गर्मी है तो हम पर्सनली हम क्या करते हैं? ठंडी ठंडी चीज़ों को प्रेफर करते हैं। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एनर्जी को लेते हैं। अब यही जो एनर्जी है उसी को बनाने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिलती है, नीड टू बी ब्रोकन आउट और बिल्टअप, ये सारा का सारा काम कौन करता है? हमारी में एनवायरमेंट, ठीक है। मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड, जो कि आवश्यक रूप से कन्वर्टेड हो जाती है एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जो कि यूज की जाती है हर प्रकार के वेरियस प्रकार के मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए, नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर, जो कि आवश्यक होते हैं मेंटेन करने के लिए लिविंग लाइफ स्ट्रक्चर को, एज वेल एज टू काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को द बॉडी नीड्स टू ग्रो, जिससे कि हमारी बॉडी ग्रो करती है, जिससे कि हम बढ़ती हैं। फॉर दिस, इसके लिए अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, जो सीरीज होती है केमिकल रिएक्शन की इन द बॉडी में, बॉडी के अंदर आर नेसेसरी, वो बहुत आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया एंड वो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, नहीं। हमेशा याद रखिए कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है जो हमें नहीं पता होती, ठीक है। अगर वही केमिकल रिएक्शन थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है ना, तो हमें डिसीज हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। तो ये फॉर दिस, इसके लिए हमें जो एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मेंटेन करने के लिए लिविंग स्ट्रक्चर को, इसके लिए सीरीज होती है केमिकल रिएक्शन की इन द बॉडी, बॉडी के अंदर आर नेसेसरी, जो कि बहुत आवश्यक होती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन, जो ऑक्सीडाइज करना और रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होती है, आर द सम मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन, बहुत ही कॉमन केमिकल मीन्स है टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल, ताकि जो हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स गए हैं उनको तोड़ने के लिए। कि किस चीज का ऑक्सीडाइजेशन होगा, किस चीज को हम रिड्यूस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आपने अभी अपने 10th के फर्स्ट चैप्टर में, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस कौन सी होती हैं। जिस आपके क्या होता है प्रोडक्ट का, जिसके केमिकल्स को आपके क्या है, ऑक्सीडाइजिंग कौन से होंगे, रिड्यूसिंग कौन से होंगे, तो वो सारी जो रिएक्शंस होती हैं ना, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनका मतलब ही होता है ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर भी उन्हीं के कारण ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हमने खाए हैं फूड के पार्टिकल्स के रूप में, वो तोड़े जाते हैं। तभी हमें उन फूड पार्टिकल से कुछ पार्ट ऑक्सीजन पार्ट में डिपेंड हो जाता है, जो कि हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देता रहता है,
मतलब हमारी बॉडी के जितने भी नसें हैं उनको कुछ रिड्यूस हो जाते हैं, जो बेकार होते हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, कमी कर दी जाती है अलग अलग पार्ट्स में। तो केमिकल जितनी भी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में वो सारी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस के ही ऊपर डिपेंड होती हैं। फॉर दिस, इसके लिए मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। इसके लिए जो मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूज करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन सोर्स को फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it, the process to break down of the food sources for cellular need is what we call। इसने बोला कि the process of acquiring oxygen, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एक्वायर करते हैं ऑक्सीजन को, लेते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से, एंड टू यूज इट, और उसे यूज करते हैं, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स, और यूज करते हैं उसे, जो हमने खाने के पार्टिकल्स खाए हैं उसको तोड़ने के लिए, फॉर सेलुलर नीड्स, सेलुलर नीड्स के लिए, इज व्हाट वी कॉल, तो हम उसे कह सकते हैं रेस्पिरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन सी प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ऐसे प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एंड टू यूज इट, और उसे यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स। और प्रोसेस किसको ब्रेक डाउन करने में? ब्रेक डाउन करने में फूड सोर्स को, फॉर सेलुलर नीड, कि हमें सेलुलर नीड की जरूरत होती है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ से ही वो प्रोसेस शुरू हो जाती है, धीरे धीरे डाइजेस्ट सिस्टम में जाती है, वो सारे सारे सेलुलर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसी से ही हमारा, उस खाने से ही हमारा ब्लड बनता है, उसी खाने से हमारा नर्वस सिस्टम में जो क्रियाएं होती हैं वो चीज़ें चलती हैं, सारी की सारी रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट उसी में बनता है, और आपका ऑक्सीजन भी उसी से ही हमारे बॉडी को मिलता है, और जो सेलुलर पार्ट्स हैं, जितने भी हमारी स्ट्रेंथ है, वो सारा उसी खाने से रिलेटेड होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसके लिए जो ऑक्सीजन होती है, जब हम बाहर से लेते हैं और उसको यूज करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स, उन फूड पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, फॉर सेलुलर नीड्स के लिए, इस व्हाट वी कॉल, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? अमीबा, ठीक है, जनरली हम अमीबा याद रखते हैं, बहुत ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस and removal of wastes may be needed because the entire surface of the organism is in the contact with the environment। क्या कहा? इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक ही सेल पाया जाता है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, फॉर टेकिंग इन फूड, खाने को लेने के लिए, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज के लिए, कि CO2 हमने बाहर छोड़ दी, ऑक्सीजन हमने ले ली, या फिर रिमूवल ऑफ वेस्टेज, या रिमूव करने के लिए, जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट है उनको रिमूव करने के लिए कोई भी अलग से कोई सेल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मे बी नीडेड, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है, बिकॉज द एंटायर सर्फेस, जो उनका पूरी सर्फेस होती है ऑफ द ऑर्गेनिज्म की, इज इन द कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, वो सारी की सारी कॉन्टैक्ट में रहती है, किसके? एनवायरमेंट में। याद रखिए सिंगल सेल जो होते हैं उसमें सारी प्रोसेस सिर्फ एक ही सिंगल सेल करता है, एक ही सिंगल सेल से जितनी भी प्रोसेस होती हैं, फूड को लेना, ऑक्सीजन लेना, रिमूवल करना वेस्टेज को, वो सारा काम एक सिंगल सेल ही करती है। हमारी बॉडी में मल्टीपल्स ऑफ सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी है मल्टीपल ऑफ सेल से मिलके बनी हुई होती है, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं अलग अलग प्रोसेस को करते हैं, तो हमारी मल्टीपल सेल्स होती हैं। हर किसी ऑर्गन के लिए, हमारे खाना लेने के लिए एक अलग से ऑर्गन बना हुआ है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग ऑर्गन बना है, रिमूव करने के लिए अलग ऑर्गन बना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमारी अलग ऑर्गन बनी है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स मल्टीपल ऑफ सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि हम लोग होते हैं और एनिमल्स होते हैं। बट what happen, क्या होता है when the body size of the organism increases, जब बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ता है, एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, और जो बॉडी डिजाइन होता है वो हो जाता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा कठिन।
In the multicellular organism, all the cells may not be in the direct contact with the surrounding environment. क्या कहा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जितने भी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते एनवायरमेंट के, जबकि सिंगल सेल में जो सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके, एनवायरमेंट के। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, सराउंडिंग अपने आसपास के एनवायरमेंट्स के। दस इस प्रकार से सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑल सेल्स, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, विल नॉट मीट, वो नहीं पाया जाता द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स, जितने भी रिक्वायरमेंट होती है सारे सेल्स की। सिंपल डिफ्यूजन से हर चीज नहीं होती उन सेल्स के अंदर, ठीक है। वी हैव सीन, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ, हम पहले ही देख सके हैं, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन दे परफॉर्म। हम देख चुके हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेरियस बॉडी पार्ट, जो अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन द फंक्शन दे परफॉर्म, अपने अपने फंक्शन को करने के लिए। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, हम फैमिलियर हैं इस आइडिया से, इस विचार से, दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू से, एंड विद देयर ऑर्गेनिज्म, उसके ऑर्गेनिज्म से, इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमें पता है, हमने 9th में आपने पढ़ा होगा सेल का चैप्टर पूरा, और आपने टिश्यू का चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स होते हैं जो कि मल्टीपल्स काम करते हैं, और उसमें अलग अलग टिश्यू होते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, वो टिश्यू अलग काम करते हैं हर एक फंक्शंस के लिए। तो उसने वही बोला, वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू से हम फैमिलियर हैं, एंड विद देयर ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनाइजेशन से, उसके ऑर्गेनाइजेशन के, इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि उसके बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में की होती है। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be function of a specialized tissue. इसलिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है दैट कि द अपटेक ऑफ फूड, कि खाने को लेना, एंड द ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी फंक्शन, कि जो ऑक्सीजन है वो भी एक फंक्शन है स्पेशलाइज्ड टिश्यू का। ये कोई सरप्राइजिंग पार्ट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीपल सेलुलर जो होते हैं, मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें अलग अलग फंक्शंस काम करते हैं, अलग अलग सेल्स काम करते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स से जो टिश्यू बनता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। हाउएवर, जबकि दिस पॉसेस अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, सिंस द फूड एंड द ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप at the one's place in the body of the organism while all parts of the body need them. इसने बोला हाउएवर, जबकि दिस पॉसेस अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम खड़ी करता है, सिंस, क्योंकि द फूड एंड द ऑक्सीजन, जो खाना और ऑक्सीजन है, आर नाउ टेकन, वो लिए जाते हैं, टेकन अप एट वंस प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक ही प्लेस से, बॉडी के जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके एक ही स्थान से लिए जाते हैं, वाइल, जबकि ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, बाकी सभी को, जितने भी बॉडी के बाकी जो पार्ट्स होते हैं उन सभी को खाने और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दिस सिचुएशन create a need for a transportation system for the carrying food and oxygen from one place to another in the body. जो सिचुएशन होती है ये क्रिएट करती है एक नीड को, एक आवश्यकता को, फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, फॉर कैरिंग, कि वो कैरी कर सके किसको, फूड को एंड ऑक्सीजन को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी। क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में जो सांस ली जाती है और जो खाना लिया जाता है उन सभी का स्थान अलग अलग एक ही होता है, लेकिन इन सभी सिचुएशन को हमें पूरी बॉडी में हमें खाने की ज़रूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए इस सिचुएशन के लिए एक क्रिएट की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्रिएट किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, कैरी कर सके किसको, फूड को और ऑक्सीजन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बॉडी में। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for the energy generation, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन यूज की जाती है कार्बन सोर्स के लिए एंड द ऑक्सीजन के लिए फॉर एनर्जी जनरेशन, एनर्जी जनरेट करने के लिए, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful.
इसने कहा जैसे ही केमिकल रिएक्शन यूज करी जाती है कार्बन सोर्स की, जो कार्बन सोर्स की केमिकल रिएक्शन यूज होती है एंड द ऑक्सीजन की फॉर एनर्जी जनरेशन, एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जनरेट करने के लिए, दे क्रिएट, वो बनाते हैं बाय प्रोडक्ट्स, कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, आपने पढ़ा होगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट जरूर बनता है या कुछ ना कुछ रह जाता है, तो वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस, ना केवल यूजलेस होती है, बेकार होती है, फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के लिए, बट कुड इवन भी हार्मफुल, लेकिन वो नुकसानदायक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है वो यूजलेस ही हो, वो बेकार हो सेल्स ऑफ द बॉडी के लिए, ठीक है, बट इवन हार्मफुल, वो उन सेल्स के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। इसीलिए जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं, आर therefore needed, उनको आवश्यकता होती है टू बी रिमूव्ड, रिमूव करने की, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से, एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड, उसको बाहर निकालने की, आउटसाइड बाय अ प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। तो आपका एक और क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द रेस्पिरेशन, हमने पढ़ा था, और उसके बाद अभी जस्ट पढ़ा था, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया व्हाट इज अ एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन क्या होती है। तो आप यहाँ से लिखेंगे व्हेन द केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, जो कि सेल्स ऑफ द बॉडी के लिए यूजलेस ही नहीं होती, बट कुड इवन भी हार्मफुल, वो हार्मफुल भी होती हैं। These waste by the products are therefore needed to be removed from the body and the discarded outside of the cell is called the excretion। ठीक है, यहाँ तक आपको इसका आंसर, परफेक्ट आंसर आपका ये होगा। अगेन दोबारा से, इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी, जो बेसिक रूल्स होते हैं बॉडी के लिए, डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलो, वो फॉलो किए जाते हैं। अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द एक्सक्रिएशन विल बी डेवलप, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द एक्सक्रिएशन के लिए डेवलप किया होता है, विच मीन, जिसका मतलब होता है दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू दिस एक्सक्रेटरी टिश्यू। तो हमने पढ़ा कि जितने भी एक्सक्रिएशन जो होता है, इस एक्सक्रिएशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि फॉलो किए जाते हैं, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू वर्क करता है फॉर द एक्सक्रिएशन के लिए, विल बी डेवलप हो जाता है, विच मीन्स, जिसका मतलब है दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड, जो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वेस्ट को, वेस्ट अवे, बाहर निकालने के लिए, फ्रॉम सेल्स से टू द एक्सक्रेटरी टिश्यू के द्वारा। एक्सक्रिएटरी टिश्यू के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट बना है, उसको सेल से आउटसाइड करने के लिए, बाहर निकालने, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपने लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेस एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ। अब आगे इसके प्रोसेस को और पढ़ेंगे कि जो कि हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल होती है। व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस, आपका जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है अच्छे से। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाई इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, इनसफिशिएंट क्यों होता है, आप इसके आंसर्स बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मैं इसके थोड़े से आंसर्स में और बताऊंगी इसको अच्छे से। अभी के लिए इतना ही, फिर हम इसके प्रोसेस को पढ़ेंगे। पहले आप इतने क्वेश्चंस को, जितना मैंने पार्ट पढ़ाया है उसको पढ़िएगा। आप यहाँ से ये जो क्वेश्चन है 4, उसके आंसर परफेक्टली दे पाएंगे और आंसर लिख पाएंगे, आई गारंटी। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी इन क्वेश्चंस को भी, आप कैसे लिख सकते हैं, और यहीं से आंसर्स मिलेंगे आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी से ही आंसर्स मिलेंगे। व्हाट इज अ रेस्पिरेशन, व्हाट इज अ एक्सक्रिएशन, ये आपको यहीं से मिला। व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ये आपको यहीं से क्वेश्चन मिला। 3 क्वेश्चन मैंने यहीं के यहीं बना दिए हैं, आप उसको लिखिएगा, करिएगा इसमें से। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ज़रूर पढ़िएगा इसको। इससे पहले वाली जो, अगर आपने नहीं देखी इंट्रोडक्शन, तो उसको इंट्रोडक्शन को जरूर देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।